हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इन प्लांट। प्लांट में बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? तो बीटा ऑक्सीडेशन सबसे पहले होता किसका है? तो फैटी एसिड का होता है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। और फैटी एसिड के कार्बोक्सिल जो टर्मिनल होता है वहां से दो कार्बन कंपाउंड सेपरेट होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, वो होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिल कोएंजाइम ए। बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये जो दो कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है ये इसके बाद एंटर करता है टीसीए में, या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और एंटर करके वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सी फॉर प्लांट। सी फॉर प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सी फॉर प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट। एग्जाम्पल सी फॉर प्लांट के सुगर केन हो गया, सॉर्गम हो गया, है ना, सुगर हो गया, सॉर्गम हो गया, जियामेज हो गया, ये सब क्या है? सुगर केन है। ये सब क्या है? ये सी फॉर प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेरोक्सिसोम आर एसोसिएटेड विथ। पेरोक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विथ, तो किससे एसोसिएटेड है? तो फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन जो है यह तीन सेल ऑर्गेनेल्स में होता है। तीन सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यही सीक्वेंस है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में मिला करके फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन होता कब है? जब हाई O2 कंटेंट होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होता है तो फोटो रेस्पिरेशन होता है इस कंडीशन, और टेम्परेचर हाई होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो रिबिस्को एंजाइम होता है, रूबिस्को एंजाइम, इसका जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होता है वो हाई ऑक्सीजन कंटेंट के कारण एक्टिव हो जाता है, जिस कारण से फोटो रेस्पिरेशन होता है। जनरली C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलता है, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। कौन सा इसमें से एलिमेंट है? तो आयरन। ठीक है, आयरन जो होता है यह फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भी पार्ट होता है। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें बताना है कि क्रांज एनाटॉमी किसमें दिखाई देता है। तो क्रांज एनाटॉमी जो होता है वो C4 प्लांट में होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी होता है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मीजोफिल सेल में होता है और बंडल शीथ सेल में होता है। ठीक है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में होता है। तो मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल जो होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, जिस कारण से इसको क्रांज एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर होगा, क्रांज एनाटॉमी कहाँ पे होता है? तो C4 प्लांट में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्टर होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है रेस्पिरेशन में, उसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन होगा उसको कौन एक्सेप्ट करता है? तो ऑक्सीजन। अगला है क्वेश्चन नंबर सेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन पायरोल रिंग ऑफ क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल या कोई भी क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा वाला एलिमेंट होता है? तो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में, Mg+2 के फॉर्म में मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर एट, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन द रेस्पिरेटरी चेन कैन बी ब्लॉक्ड बाई। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है
इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसको किसके थ्रू ब्लॉक किया जा सकता है, तो साइनाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, साइनाइड। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है, इनसे साइनाइड बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, साइनाइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो उसका साइट है साइटोप्लाज्म। बताइए एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन का भी पार्ट होता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन का में कॉमन होता है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो सी। और ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इन ग्राना द रिएक्शन एडीपी प्लस आईपी इक्वल टू एटीपी ड्यूरिंग डे डेजिग्नेट्स। मतलब ये कौन सा वाला फॉस्फोरिलेशन है, तो ये कौन सा वाला फॉस्फोरिलेशन है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, दिन के टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ के एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको बोलेंगे फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, फोटो फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रेस्पिरेशन के टाइम में होता है। रेस्पिरेशन के टाइम में किसी कंपाउंड से जो केमिकल एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो किसी सबस्ट्रेट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, कोई सबस्ट्रेट मान लीजिए ए है, यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होकर एडीपी के पास गया और क्या बना, एटीपी बना। तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है एटीपी का, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो किसी सबस्ट्रेट से ट्रांसफर होके एडीपी पर आता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो फोटो फॉस्फोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, फोटोसिंथेटिक एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स पीएस सेकेंड जब चलता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। तो वहाँ पे कौन सा वाला एंजाइम होता है, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें मैग्नीज। ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नीज प्रेजेंट होता है, तो उसको मैग्नीज एंजाइम बोल देते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें मैग्नीज मेटल प्रेजेंट होता है आयन के फॉर्म में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के फॉर्म में वाटर का जो लॉस होता है प्लांट से, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा के थ्रू होता है, ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है। उसी तरह से एक और टर्म है गटेशन। यहाँ पे भी वाटर का लॉस होता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। और किसके थ्रू होता है, तो हाइडाथोड्स के थ्रू। ठीक है, हाइडाथोड्स के थ्रू वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। किस फॉर्म में होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे गटेशन। ठीक है, गटेशन जो पोर होता है किस पोर के थ्रू होता है, तो हाइडाथोड्स के थ्रू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ट्रांसपायरेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन। इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि नेचुरली नहीं प्रेजेंट होता है या नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ए, 2,4-D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये नेचुरल प्लांट हार्मोन नहीं है। बाकी जियाटीन है, GA3 है, IAA है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, ये नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल प्लांट हार्मोन है और ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, IAA का प्रिकर्सर कौन है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड का प्रिकर्सर कौन है, तो ट्रिप्टोफैन। ये अमीनो एसिड है, यह प्रिकर्सर है IAA बायोसिंथेसिस का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो हो गया ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में अभी हम लोग पढ़े थे C4 प्लांट में ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, तो उसी तरह से C3 प्लांट में कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो TGA। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फो
ग्लिसरिक एसिड, ये स्टेबल प्रोडक्ट होता है किसमें, C3 प्लांट में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से TCA साइकिल में कितना CO2 प्रोड्यूस होता है, तो इसका राइट आंसर है C4। ठीक है, एक TCA जब चलता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल जब एक बार चलता है तो उसमें 2 CO2 बनता है। कितना बनता है, 2 CO2 बनता है। ठीक है, तब और एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है, यानी क्रेब साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी। तो जब 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा तो कितना CO2 बनेगा, 4 CO2 बनेगा। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होता है, एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, तो क्रेब साइकिल 2 बार चलता है ना, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना तो एक पायरुविक एसिड एक क्रेब साइकिल और दूसरा पायरुविक एसिड दूसरा क्रेब साइकिल चलाएगा, जिस कारण से टोटल कितना बन जाएगा, 4 CO2 बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4C। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का RQ बताना है। ठीक है, RQ बताना है, तो RQ होता क्या है, RQ होता है CO2, किसी रिएक्शन में CO2, या जनरली हम लोग रेस्पिरेशन में देखते हैं, रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, ये इस रेशियो को हम लोग RQ बोलते हैं। तो ग्लूकोज के लिए जो RQ होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो होता है 1। ठीक है, 6 CO2 निकलता है और 6 ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो RQ जो होता है वो कितना होता है, ग्लूकोज के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उस केस में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के लिए RQ पूछ रहा है ना, अगर फर्मेंटेशन के लिए या एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए RQ पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट होगा, है ना, क्योंकि वहां पे CO2 तो प्रोड्यूस होता है लेकिन ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं होता है, तो 1 या जो भी रहेगा नंबर अपॉन में 0 आ जाएगा, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। और फैट के लिए क्या होता है, तो फैट के लिए RQ होता है 0.7 अप्रोक्स, प्रोटीन के लिए होता है 0.8 या 0.8 प्रोटीन के लिए, 0.7 होता है फैट के लिए। और अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो इसके लिए RQ जो होता है वो मोर देन 1 होता है। ठीक है, मोर देन 1, एक से ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से ज्यादा होता है, फैट के लिए 0.7 हो गया, प्रोटीन के लिए 0.8 हो गया। ग्लूकोज का जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो RQ 1 होगा, और अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो RQ इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें है ग्लूकोज के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D1। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व्ड इन, तो फाइटोक्रोम जो होता है हम लोग पढ़े थे PFR और PR और PFR, तो ये फाइटोक्रोम होते हैं ये फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, तो जो फोटो पीरियोडिज्म होता है फ्लावरिंग के लिए लाइट पे डिपेंड होता है, तो वहां पे कौन इन्वॉल्व होता है, फाइटोक्रोम। यही फार रेड लाइट और रेड लाइट को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उनको ट्रैप करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड इन क्रेब साइकिल। ठीक है, नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड इन क्रेब साइकिल फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्रेब साइकिल में कितना NADH2 बनता है, तो राइट आंसर है C 6। ठीक है, एक क्रेब साइकिल में NADH2 3 बनेगा, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब हम लोग लेते हैं तो क्रेब साइकिल 2 बार चलता है, तो फिर वही कंडीशन बनेगा, कितना बनेगा, तो 3 दूना के 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। अगला है 19, प्लांट हार्मोन यूज्ड एज एंटी ट्रांसपायरेंट इज। ठीक है, ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए हम लोग कौन सा वाला हार्मोन यूज कर लेते हैं, तो ABA जो होता है ये स्टोमेटा को क्लोज करता है, जिससे कि ट्रांसपायरेशन रेट क्या होता है या ट्रांसपायरेशन रुक जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला है 20, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ वाटर इज, प्योर वाटर है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों जीरो होता है, याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बी, वाटर पोटेंशियल भी जीरो होगा और प्योर वाटर है तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी जीरो होता है। वाटर का मैक्सिमम, वाटर का, ठीक है, वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, तो वो भी जीरो ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है वाटर का, तो वो जीरो होता है। और जब हम लोग इसमें सॉल्यूट मिलाते हैं वाटर में तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का 20, जीरो, दोनों जीरो होगा। अगला है 21, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, कौन सा आयन है जिसके थ्रू ओपनिंग और स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल होता है, तो पोटेशियम आयन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, पोटेशियम आयन। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड इज एग्जांपल ऑफ ए, इपिनेस्टी। ओपनिंग ऑफ अ फ्लोरल बड इज एन एग्जांपल ऑफ इपिनेस्टी। इसमें क्या होता है कि दो सरफेस है, अपर और लोअर, तो इसमें अपर सरफेस जो होता है, ठीक है, जैसे अब सपोज के लीफ है या फ्लोरल बड है, तो उसमें जो अपर सरफेस होगा, मान लीजिए लीफ है तो इसका अपर सरफेस का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, लोअर का कम होगा, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड बेंट हो जाएगा, डाउनवर्ड बेंट हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं इपिनेस्टी। और जस्ट इसी का अपोजिट, अगर अपर सरफेस या लोअर सरफेस में लोअर सरफेस का अगर ग्रोथ ज्यादा हो रहा है तो ये अपवर्ड कर्व्ड हो जाएगा, ऊपर की ओर, तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोनेस्टी, ठीक है। तो फ्लोरल बड जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो क्यों ओपन होते हैं, तो ड्यू टू इपिनेस्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं, तो वो कंपाउंड्स हो जाएंगे या वो फैक्टर हो जाएगा जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाए या फोटोसिंथेसिस रुक जाए। तो इनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, CO2 भी जरूरी है, लाइट भी जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर कम हो जाएगा या कोई काम अपना नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुकने लगेगा, ठीक है। तो इसमें से है कौन नहीं, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, है ना, रॉ मटेरियल से मतलब होता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, बाकी सब लिमिटिंग फैक्टर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टिश्यू डीपीटी इज रिक्वायर्ड टू डेवलप। डीपीडी का मतलब बताना है, फुल फॉर्म बताना है, तो वो होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी का मतलब। अब डीपीडी होता क्या है, तो डीपीडी इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया और ये टर्गर प्रेशर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर से टर्गर प्रेशर को हम लोग माइनस जब करते हैं तो क्या बनता है, डीपीडी आता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो डीपीटी टू रीजन विथ हाई डीपीडी, मतलब लो से हाई की तरफ वाटर जो होता है वो, अगर दो सॉल्यूशन है तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा, तो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर, है ना, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है, इधर की ओर मूव करेगा। कौन मूव करेगा, तो वाटर मूव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, के बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन होगा तो लास्ट वीडियो बना लेंगे और 8-10 क्वेश्चन का, ठीक है। थैंक यू।